देश के किसी इलाके में बम फट जाए या कहीं पटरियों के ऊपर पत्थर रखे मिले, बात एयरपोर्ट्स पे जांच करने की हो या बात किसी भी अपराध में नाम आने की, एक समुदाय हमेशा चर्चाओं में आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्लिम समाज में कट्टरता है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर इस कट्टरता का कारण, खून हमारा भी लाल है, खून उनका भी लाल है, फिर दोनों में अंतर कहाँ है? आज का वीडियो शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने की दिखती है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयोग। मामले की शुरुआत तब होती है जब देश में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था एनसीपीसीआर देश के सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को एक चिट्ठी लिखती है और उसमें कुछ मांगे करती है। एनसीपीसीआर ने अपनी स्टडी में देखा कि किस तरह मुस्लिम बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। उसका डेटा कहता है कि मात्र 5.5% मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम बच्चे कभी स्कूल ही नहीं पहुंचे। स्कूल क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो मदरसों में जा रहे हैं। कानूनी एंगल से किस तरह ये बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, ये बताते हुए एनसीपीसीआर ने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया और सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी। इसमें कुल मिलाकर उन्होंने 4 मांगे की हैं। मांग है कि सभी मदरसों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बंद की जाए, क्योंकि सरकारी पैसे से धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको मदरसों से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदू बच्चों को इस्लामिक धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मदरसों की मैपिंग की जाए और जिस संस्था की मदद से, NIOS एक संस्था है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स है, उसके माध्यम से सही मदरसों को स्कूल की मान्यता मिली हुई है, उसकी भी जांच की जाए। यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन उसके बाद विवाद तब हुआ जब इस चिट्ठी के खिलाफ, इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट में इस मामले के ऊपर स्टे ले लिया। इसके बाद तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि क्यों आखिर मदरसों को बैन करना चाहिए। हमारे पास कुछ घटनाएं अभी के समय में देश के मदरसे एक असुरक्षित स्थान बने हुए हैं, क्योंकि जब अफगानिस्तान और सीरिया में बम फूटता है तो वहां बैठे हुए बम फोड़ने वाले लोगों की मानसिकता उत्तर प्रदेश के देवबंद से प्रेरित हुई। सोचिए, जब देवबंद की मानसिकता से प्रभावित आदमी अफगानिस्तान और सीरिया में जाके बम फोड़ रहा है तो यहाँ उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? ये बातें मैं सिर्फ हवा ही नहीं कह रहा हूँ, इस तरह के दर्जनों मामले, 50 से ज्यादा मामले हैं जहाँ पे छोटी बच्चियों को मदरसों में यौन हिंसा का शिकार बनाया गया है। आप इस तरह के मामले गिन नहीं पाएंगे, इतने मामले। मैं अगर आपको बताऊं, बहुत दूर की, बहुत लंबी बात नहीं करता, हाल फिलहाल की बात करूंगा, इसी साल की बात। आप देखिए तो मदरसों में 50 से ज्यादा मामले 1 साल के जब बच्चों के साथ छेड़खानी की गई है। 10 सितंबर 2024 की घटना है। गोरखपुर में रहमत अली ने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बच्ची के साथ बलात्कार किया। 6 अगस्त 2024 मौलवी हारून ने डरा धमकाकर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। 4 अगस्त 2024 शामली में चांद मोहम्मद ने बच्ची से तेल मालिश करवाता था अपनी। मौलवी रकीमुद्दीन 3 जुलाई 2024, 30 जून 2024 में मौलवी हाफिज वसीम छात्रा के साथ फिर हरकत करते हुए पकड़ाया था। 25 जून 2024 को रामपुर पुलिस के ने एक मदरसे में को गिरफ्तार किया, अजीजुल रहमान को, जो बच्ची के साथ रखा। ये बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हैं। इसके साथ ही दर्जनों मामले हैं जहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यौन हिंसा के मामले आ रहे हैं, देश के मदरसे देश विरोधी गतिविधियों का भी अड्डा बने हुए हैं, वहां से हथियार बरामद। मामला 21 जुलाई 2019 का है। बिजनौर उत्तर प्रदेश में मदरसा दारुल कुरान में छापा पड़ता है। वहां से 32 बोर का पिस्टल, 8 गोलियां, 315 बोर के 3 तमंचे, 32 कारतूस, 32 बोर का रिवॉल्वर और 16 कारतूस बरामद। यहाँ पर 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2022 का मामला है, मैनपुरी। एक मदरसे में जब स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 8 फरवरी 2022 PFI के एक आतंकवादी के घर पे मदरसा चलता हुआ पाया जाता है। 17 अगस्त 2023 प्रयागराज में एक मदरसे में तिरंगा बिछाकर उसमें खाना परोसा। और इस तरह के दर्जनों मामले हैं, इस तरह के सैकड़ों मामले रोज देखने को मिलते हैं। सवाल
जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या धार्मिक शिक्षा सरकारी पैसों से होना चाहिए? अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि अपने धर्म की शिक्षा दें, लेकिन तय ये भी होना चाहिए कि आखिर अल्पसंख्यक हैं कौन? जो भारत में दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक हैं, क्या उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि यूएन कहता है कि जिनकी संख्या 1% से कम होती है उन्हें ही अल्पसंख्यक माना जा सकता है। क्या एनसीपीसीआर का ये निर्देश ऑब्जर्वेशन सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? ये तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप आयुक्त को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।